हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं हूँ आपकी लॉ मेंटर इसरा और हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर कर रहे हैं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड वे में, एंड आई थिंक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। और उन टॉपिक्स को हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखा। जैसे फंडामेंटल राइट्स में हम हर एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के अंदर गए। तो इन केस अगर आप न्यू हैं इस चैनल में और अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, एंड आई एम वेरी श्योर वो सब स्टूडेंट्स जो अभी तक की सारी पूरी स्ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं, आपको अपने अंदर वो चेंज दिखाई दिया होगा, अपनी तैयारी में वो चेंज दिखाई दिया होगा। क्योंकि देखिए, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बूस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे हर सेशन के बाद, क्योंकि मेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, किस तरह से आंसर को आपको फ्रेम करना है, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू ऑन दैट। तो प्रीवियस सेशन ज़रूर देखिएगा इनकेस अगर कोई न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं अभी। और आज दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 19 हमारा होने वाला है। करीबन 4-5 लेक्चर्स हमारे बच रहे हैं, जिसमें एक तो अमेंडमेंट और इमरजेंसी है, उसके अलावा एक लैंग्वेजेस से रिलेटेड, एक इलेक्शन से रिलेटेड है, और एक और सेशन हम लोग लेंगे रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। इसी नोट पे आज का सेशन शुरू करेंगे दोस्तों। आई होप मेरा ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियरली आ रहा है और प्रीवियस सेशन में जो भी आपको बताया गया है वो आपको समझ में आया है। कोई भी सेशन दोस्तों छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर खड़े होकर आपको कुछ बता रही हूँ तो वो अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं होगा, इररेलेवेंट तो नहीं हो। सो लेट अस जस्ट बिगिन विद द वीडियो। बहुत ही छोटा सा हमारा सेशन होने वाला है, एंड आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की। अब ये जो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स है, अगर आप आम मतलब बेसिक जो राइट्स है लोगों की उसको देखें, या आम जिंदगी को अगर आप देखें, तो रोटी आप कहाँ से कमाओगे, रोटी कैसे आएगी आपके पास? आपको व्यापार करना पड़ेगा, कारोबार करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, या आप जॉब करोगे, जॉब करके आप कमाओगे। बहुत सारे ऐसे व्यापार आप देखोगे, चाहे आप फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल आप देखोगे, लोग ठेले लगाए हुए हैं। बाहर आप जाएंगे सड़क पे, आप केले का ठेला देखेंगे, आप सब्जियों का ठेला देखेंगे, आप फ्रूट्स का ठेला देखेंगे। तो ये सब क्या है? एक तरह का ये बिजनेस है, एक तरह का मतलब रोटी कमाने का जरिया है। तो ये जो रोटी कमाने का जरिया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रिकॉग्नाइज किया गया है, किस लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है? जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, जब भी हम कारोबार की बात करते हैं, जब भी हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने की बात करते हैं, उसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? किस तरीके का इकोनॉमिक फैब्रिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ले डाउन करा है पूरे ही कंट्री में, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो जो आपके कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई होगी, और इकोनॉमिक्स के अंदर हम आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के बारे में, कॉमर्स के अंदर हम उसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा वो बैकग्राउंड लेके आज के सेशन को पढ़िएगा। सेशन शुरू करेंगे दोस्तों। दो मेंस के क्वेश्चंस हैं, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 13। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सभी कंट्रीज में, सभी फेडरेशंस में कोशिश करी जाती है, एक अटेम्प्ट किया जाता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इस तरीके से क्रिएट किए जाएं, या एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन जरूर डाले जाएं ताकि नेशनल इकोनॉमिक फैब्रिक जो है वो प्रिजर्व किया जाए, और साथ ही अगर कोई लोकल इम्पेडिमेंट्स है, लोकल बैरियर्स है, कोई बैरियर्स मतलब कोई रुकावट है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स में अगर किसी भी प्रकार की रुकावट हो रही है, उसको देखा जाए और एक बैलेंस्ड अप्रोच लाया जाए। तो जितने भी इम्पेडिमेंट्स हैं उनको हटाने की कोशिश करी जाएगी इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स में। और साथ ही कंट्री को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट हम देखेंगे। हम कंट्री को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह देखेंगे। हम जैसे माइनॉरिटीज को एग्जामिन करते हैं तो हम क्या स्टेट वाइज चले जाते हैं? नहीं, हम जब ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स करेंगे, या ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम कंट्री को एक सिंगल यूनिट की तरह देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से स्टेट्स के बीच में इंटर स्टेट जो ट्रेड हो रहा है वो किस तरह से पूरा हो। हम ये कोशिश करेंगे।
किस लिए? ताकि ये मेन एम हमारा ये है ताकि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है सभी वेरियस यूनिट्स की, सभी स्टेट्स की, हर स्टेट की अपनी यूनिकनेस है। कहीं पे आप देखेंगे ब्रासवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, कहीं पे आप देखेंगे ग्लासवेयर फेमस है, कहीं पे आप देखेंगे स्पोर्ट्स के गुड्स फेमस हैं, कहीं पे आप देखेंगे स्पाइसेस फेमस है। तो ये सब क्या है? ये सब कमोडिटीज़ हैं। और इन कमोडिटीज की वैल्यू कैसे पता चलेगी लोगों के बारे, मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा अगर आप अपने ही स्टेट में उसको सीमित रखेंगे? नहीं कर सकते। उसका ऑप्टिमम, वी स्टडी अबाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी हमारी वैल्यूएबल कमोडिटीज है, जो भी हमारे रिसोर्सेज है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो मेन ऑब्जेक्ट यही है कि ब्रेक डाउन किया जाए बॉर्डर बैरियर्स, और हम कंट्री को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह देखेंगे। स्टेट्स के बीच में अगर कोई बैरियर्स है उनको हम एलिमिनेट करेंगे। सारे प्रोविजन से आपको देखने को मिलेगा 301 से 307 तक की हम पढ़ेंगे ये, और सारे प्रोविजंस में आपको देखने को ये मिलेगा। अब दूसरी बात ये आपको बताना चाहेंगे, जो मेन ऑब्जेक्ट है जो बैरियर्स हैं, बॉर्डर बैरियर्स, उसको हटाना है बिटवीन द स्टेट्स, और एक इस तरीके का यूनिट क्रिएट करना है ताकि एनकरेज किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्लीज अगर ये मेंस में आएगा इसको जरूर मेंशन करिएगा। फ्री फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ट्रेड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमने पार्ट 13 आर्टिकल 301 से 307 में क्या कोशिश करी? हमने कोशिश ये करी कि जितना हो सके उतना गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो हो। हम बैरियर्स कम से कम डालेंगे, हम इम्पेडिमेंट्स कम से कम डालेंगे, रुकावटें, रिस्ट्रिक्शंस कम से कम होंगे। आइए आगे। अब आर्टिकल 301 जो है वो डिक्लेयर करता है कि ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स जो भारत की टेरिटरी में होगा, क्या दिया गया है दोस्तों? प्लीज नोट डाउन, शैल बी फ्री। ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स शैल बी फ्री। उसी तरीके से एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था, नो टैक्स शैल बी इम्पोज्ड और लीविड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये सब डिक्लेरेटरी सेक्शंस है, अपने आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 301 डिक्लेयर कर रहा है, दिस इज अ डिक्लेरेटरी सेक्शन, कि भारत में ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स क्या होगा? फ्री होगा। इसको हमने बेस किया, इट इज बेस्ड, या इसको हमने एक तरह से अडॉप्ट किया है बाय द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 92 दोस्तों, which says that trade commerce intercourse among the states whether by means of internal carriage, ocean navigation shall be absolutely free। यहां से हम यहाँ पे इंस्पायर हुए थे। लेकिन दोस्तों, लेकिन इंडिया में हम इंस्पायर तो ऑस्ट्रेलिया से हुए, लेकिन इंडिया में जो ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा वाइड है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएस से लिया, लेकिन हमारी फंडामेंटल राइट्स यूएसए से भी ज्यादा क्या थी? इलैबोरेट थी। ठीक है। सो वाइल सेक्शन 92 रेफर्स टू इंटरस्टेट ट्रेड ओनली, हालांकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इससे आपको ये पता चलेगा कि हमने प्रोविजन किस तरीके के डाले पार्ट 13 में। तो सेक्शन 92 जो है वो सिर्फ इंटरस्टेट ट्रेड की बात कर रहा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 301 इंक्लूड करता है इंटरस्टेट एज वेल एज इंट्रास्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके बारे में भी हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट ट्रेड कॉमर्स दैट इम्पोजेज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल। अब आ गया ये दोस्तों, अब यहाँ पे इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब हमने क्या किया है? हमने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं। किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं? ये जो हमने बताया है ना कि ट्रेड एंड कॉमर्स, और देखिए कोई भी राइट हमने फ्री तो दी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्री राइट, या एक तरह से आप कहिए कि एब्सोल्यूट राइट, क्या कोई ऐसी राइट है भारत के संविधान में जो एब्सोल्यूट है? आर्टिकल 19 तो हमने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं। तो ये नेसेसरी इसीलिए कि कोई भी फ्रीडम नहीं है, कोई भी फ्रीडम आप देख लीजिए वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे। अब पार्ट 13 में रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों? पार्ट 13 में रिस्ट्रिक्शंस आपको आर्टिकल 302 से लेकर के 305 में देखने को मिलेंगे। अब आर्टिकल 301 की जब हम बात करते हैं,
ये जो अप्लाई करता है सिर्फ इंटर स्टेट पे नहीं बट इंट्रा स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एज वेल। यानी कि स्टेट के अंदर ट्रेड कॉमर्स आप कर रहे हो, some trade and commerce, some business activities which are going on inside a particular state, like state of MP, like state of UP. What does intra-state refers to? It refers to the condition wherein state of MP is doing a contract, doing a business activity, doing a commercial activity with state of Punjab, state of Gujarat. So this is something which is going out of the state. Now what type of restrictions we will be imposing? What is the role of the parliament and the state legislature? We will get to know. The freedom guaranteed by Article 301 is freedom from all restrictions except those, हमने क्या कहा है, shall be free. आर्टिकल 301 में अभी मैंने बताया क्या होगा, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स फ्री होगा, रिस्ट्रिक्शंस वही इंपोज करी जाएंगी जो हमारा संविधान ले डाउन कर रहा है, या माइट भी वो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ पास किया हो तो वो भी इंपोज किया जा सकता है। बट आर्टिकल 301 थोड़ा सा डिक्लेरेटरी सेक्शन है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रिजिड नेचर का दिखता है। बट आर्टिकल 302 से लेकर के 305 के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो डेफिनेटली इंपोज हम करेंगे। अब क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या सारी चीजें, अभी हम इसको आगे देखने वाले हैं। सो फ्रीडम अंडर आर्टिकल 301 कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। यानी कि आप कोई ऑर्डर पास करते हो, आप कहते हो कि अब आज से सारी ट्रेड कमर्शियल एक्टिविटीज हम सरकार के अंडर लेके आ रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां सारी बंद हो गई, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, प्राइवेट ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स नहीं होगा, आपकी कंपनियां आप लोग सब लोग बंद कर दें। एक ऑर्डर पास कर दिया, करंट रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑर्डर पास हो गया, सीएम ऑफिस से कोई ऑर्डर आ गया, उसको क्या कहा जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम पास हो गया, तो क्या होगा, क्या ये किया जा सकता है? नहीं, ये नहीं, दिस विल बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम विच द फ्रीडम इज गारंटीड शुड बी सच रिस्ट्रिक्शंस जो कि डायरेक्टली और इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेड एंड नॉट इंसिडेंटल और इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस आप इंपोज कर रहे हो, एक तो बात हमने ये बोल दी कि आर्टिकल 301 के अंदर जो दिया गया है, दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात का कि किसी भी जनरल या किसी भी सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारी राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, बट कोर्ट क्या करेगा दोस्तों, रिस्ट्रिक्शंस के लेवल को भी चेक करेगा, रिस्ट्रिक्शन के लेवल को भी चेक करेगा। तो रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम विच द फ्रीडम इज गारंटीड शुड बी सच रिस्ट्रिक्शंस as directly and immediately restricting the free flow of movement। कहने का मतलब ये है कि जब कोर्ट में आप चैलेंज करेंगे उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन को जो आपके राइट के ऊपर इंपोज किया जा रहा है, तो कोर्ट इसको चेक करेगा, कोर्ट देखेगा कि किस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है, इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन अलाउ किया जाएगा और उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को या माइट भी कोई लॉ भी ऐसा पास किया जाता है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है और कोर्ट उसको इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है अगर वो लॉ या वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कॉमर्स को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या वहां पे इम्पीडमेंट डाल रहा है। बात समझ आई? अब टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, अब जैसे सिंपली आप ये कह रहे हो कि आपने क्या किया, बॉर्डर रेगुलेशंस लगा दी कि यूपी बिहार के बीच में कोई ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स नहीं होगा, कोई आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया। मान के चलिए दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर, रूलिंग मान के चलिए एक तरफ कांग्रेस है एक तरफ बीजेपी है, तो कांग्रेस ने या बीजेपी ने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है, कोई सा लॉ लेके आ गए कि अब इन दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स नहीं होगा। अब यूपी बिहार में आप जान रहे हो बहुत सारी ऐसी ट्रेड एक्टिविटीज चलती हैं, आपने रुकावट डाल दी, अब इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। अब कोर्ट ये देखेगा कि रिस्ट्रिक्शन किस प्रकार की है। अब ये रिस्ट्रिक्शन देखी जा रही है, यार सिंपली आप तो पूरी तरह से ट्रेड कॉमर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, दिस विल नॉट बी अलाउड। अब आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया गया जहां पे सरकार ने ये कहा कि कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल हमारे स्टेट में हम अलाउ नहीं करेंगे और इसके लिए जितने भी प्राइवेट डीलर्स हैं, पब्लिक डीलर्स, सबको हम मना कर रहे हैं,
कोई भी ऐसा जो धातु होते हैं ना, जो नशीले पदार्थ होते हैं, वो हमारे स्टेट में नहीं आएंगे। ये भी रिस्ट्रिक्शन है, बट ये रिस्ट्रिक्शन फ्री फ्लो को भी रोक रही है। बट ये किस एम से लाई गई है, ये रिस्ट्रिक्शन किस एम से आया है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है दोस्तों। नाउ दिस विल बी चेक्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट इसको चेक करे। आइए अब देखिए दोस्तों, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स हम लोग बहुत देर से बोले जा रहे हैं। भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है। द वर्ड ट्रेड मीन्स बाइंग और सेलिंग गुड्स, वाइल द टर्म कॉमर्स, ट्रेड का मतलब क्या है, बाइंग और सेलिंग, खरीद फरोख्त करना। कॉमर्स का मतलब ये है कि किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो आप, बाय लैंड, एयर, वाटर के थ्रू अगर आप कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये सब कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। और इंटरकोर्स का मतलब ये होता है कि जब गुड्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Thus the words trade, commerce and intercourse सभी टाइप की एक्टिविटीज जो कि कॉमर्स के नेचर के अंदर आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स इन्वॉल्व होती हैं, मनी इन्वॉल्व होता है, बिजनेस इन्वॉल्व होता है, ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, सब इसके अंदर आती है। आगे आइए दोस्तों, अब आर्टिकल 19(1)(g) को भी हम सब जानते हैं। आर्टिकल 19(1)(g) गारंटी करता है सभी नागरिकों को कि आप कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, जज बनना है, आप कर सकते हैं। और साथ ही आपको व्यापार करना है। आपको मान के चलिए कि आपको कपड़ों का बिजनेस करना है, आपको मोमोज का बिजनेस करना है, आपको फ्रोजन आइटम्स का बिजनेस करना है, फ्रोजन फूड आइटम्स का बिजनेस करना है, आपको वाटर बॉटल्स का बिजनेस करना है, सब इंक्लूडेड है। अब आर्टिकल 19(1)(g) दोस्तों एक फंडामेंटल राइट रेट डाउन करता है। आर्टिकल 19(1)(g) और आर्टिकल 301 में क्या फर्क है? आर्टिकल 301 आपकी फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 19(1)(g) आपकी फंडामेंटल राइट है कि आप क्या करेंगे, आप कोई भी ट्रेड, बिजनेस एक्सेट्रा कर सकते हैं। आपकी 301 जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट या स्टैट्यूटरी राइट कही जा सकती है। अब आर्टिकल 19(1)(g) हम क्लेम कब करेंगे? आर्टिकल 19(1)(g) सिर्फ सिटीजन्स के द्वारा क्लेम करी जा सकती है, और 301 थोड़ा सा वाइड है, कोई भी पर्सन उसको क्लेम कर सकता है। मान के चलिए कोई नेचुरलाइज सिटीजन है, या कोई ऐसा पर्सन है जो बाहर से आया है, रह रहा है इंडिया में, वो व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास भी वो राइट है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स करने का। चलिए ये भी हमें पता चल गया, राइट वर्सेस फंडामेंटल राइट वर्सेस स्टैट्यूटरी राइट। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो दोस्तों जो हमारे आर्टिकल्स शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं, ये क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, जैसे अ प्योरली रेगुलेटरी एंड कॉम्पनसेटरी लॉ कैन नॉट बी रिगार्डेड एज वॉयलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई भी ऐसा कानून पास किया गया है जो आपकी ट्रेड एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहा है, कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी गई हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, ये सारी चीजें अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो आप नहीं कह सकते कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड के अगेंस्ट हो। दूसरी बात आइए, ये जो कानून है ये इसीलिए बनाए गए, इसका इंटेंशन देख लीजिए, इसीलिए बनाए गए ताकि ट्रेड कॉमर्स जो हो वो रेगुलेट हो, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। दे टेंड टू फैसिलिटेट एंड नॉट टू रिस्ट्रिक्ट और रिस्ट्रेन फ्रीडम ऑफ ट्रेड। हम कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सप्लीमेंट कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स को, रादर देन अगर आप ये कह रहे हैं कि हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरस्टेट, आप देखते हैं रात में कितने ट्रक्स चलते हैं, हम लोग को भी हैरत होती है, भाई ये हाईवेज पे ट्रक्स क्यों? ये ट्रेड एक्टिविटी है, ये कमर्शियल एक्टिविटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस का उल्लंघन हो सकता है अगर दिन में ये चले, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ट्रक्स आप जानते हैं कितनी स्पीड पे चलते हैं, तो यूजुअली इंटरस्टेट जो ट्रेड होता है या इंट्रास्टेट जो ट्रेड होता है वो रात में ही यहाँ पे इंडिया में आप देखोगे ज़्यादातर स्टेट्स में होता है। तो जो भी ट्रैफिक रेगुलेशंस हैं, लाइसेंसिंग है व्हीकल्स की, चार्जिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, मार्केटिंग, हेल्थ रेगुलेशंस, प्राइस कंट्रोल, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, मिनिमम वेजेस, ये प्योरली रेगुलेटरी मेजर्स हैं। अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस लगा रहे हैं, अगर हम ये बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक रूल सेट कर दिया, किसी पर्टिकुलर हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं,
वो हाईवे आपका जो आगरा एक्सप्रेस वे, वहाँ मान के चलिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ट्रक्स के चलने की वजह से। आप ट्रैफिक जैम कर देते हो तो ट्रैफिक रेगुलेशन लगा दिया, अब ये कह रहे हो मेरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स हो रहा है, तो ये इंटरकोर्स वॉयलेट हो रहा है? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। तो ट्रैफिक रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग, मेंटेनेंस ऑफ रोड के लिए जो टोल टैक्स होता है, हेल्थ रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें जो दोस्तों इसके ऊपर आप लॉ ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए, अ लॉ विच लेवीज अ टैक्स और टोल फॉर द यूज ऑफ अ रोड और ब्रिज is not a barrier or burden on trade, but in reality it helps the free flow of trade। जो कि मैंने आपको बताया, जो हमारा टोल टैक्स हम लोग जमा करते हैं, देते हैं, और वो जो है आपका टोल टैक्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, सरकार के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप जो भी मिनिस्ट्री है हाईवेज़ की, वहाँ पे आप देखोगे तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेल्थ जनरेशन होती है जिससे रोड्स बनाए जाते हैं, है ना। तो ये ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स के अगेंस्ट नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। ये तो कहीं ना कहीं मोर कन्वीनियंट और लेस एक्सपेंसिव रूट के लिए आपका एक मीडियम है कि आपसे नॉमिनल अमाउंट जो है वो लिया जाता है। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों, अब केस लॉज देखेंगे थोड़े। केस लॉज आ जाइए, मैं पूरे आर्टिकल्स आपको बताऊंगी सेशन एंड में, पहले केस लॉज देख लीजिए। अब देखिए, ये लैंडमार्क केस है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इस केस के बिना आप फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स से रिलेटेड मेंस का आंसर मत लिखना, कोई फायदा नहीं है लिखने का, ठीक है। इन अतियाबारी टी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, इसमें क्या हुआ था दोस्तों? अब आसाम में आप जानते हैं टी बहुत फेमस है, टी बहुत फेमस है। तो आसाम टैक्सेशन एक्ट 1954 को यहाँ पे चैलेंज किया गया था इस ग्राउंड पे कि आर्टिकल 301 को वॉयलेट कर रहा है। ठीक बात है, कोई बात नहीं। पिटिशनर यहाँ पे बिजनेस कर रहा है टी ग्रो करने का, एक्सपोर्ट करने का, कैलकाटा को एक्सपोर्ट करता था, ये वाया आसाम होते हुए जाता था। वाइल पासिंग थ्रू आसाम द टी वॉज लाइबल टू टैक्स अंडर द सेड एक्ट। पहले फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आप बताओ सही है गलत है, फिर हम फैसले पे आएंगे। व्हाट आर यू फीलिंग? देखिए, द एक्ट वॉज देयरफॉर हेल्ड वॉइड। रीजन देखिए, कोर्ट ने यहां पे कहा कि टैक्सेस जो है मे एंड डू अमाउंट टू रिस्ट्रिक्शंस इफ दे डायरेक्टली एंड इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट ट्रेड। तो आपको बताया था मैंने कि अगर कोई भी ऐसा इंपेडिमेंट लगा रहे हो जो डायरेक्टली फ्री फ्लो को रोक रहा है तो वो इनवैलिड करार दिया जाएगा। जहां पे आपने देखा असम टैक्सेशन एक्ट के ऊपर को वॉइड डिक्लेयर किया गया। क्यों? क्योंकि जैसे आप आसाम के थ्रू गुजर रहे हो आपको टैक्स देना है। इन दिस केस द टैक्स अनडाउटेडली अफेक्टेड द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। अ टैक्स मे इन सर्टन केसेस डायरेक्टली और इमीडिएटली restrict, hamper the free flow of trade, but every imposition, एक बात और कही इसमें, लेकिन अगर आप हर टैक्स की बात करो, हर टैक्स जो है वो फ्री फ्लो पे रोक नहीं लगाता है। एवरी केस मस्ट बी जज्ड ऑन इट्स ओन फैक्ट्स एंड इट्स ओन सेटिंग ऑफ टाइम्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। आसाम टैक्सेशन एक्ट को जब जज किया गया तो वहां पे ये पता लगा कि ये भाई डायरेक्टली और इमीडिएटली असर डाल रहा है फ्री फ्लो के ऊपर, हेंस इसको इनवैलिड करार दिया जाएगा। आगे आइए, केस समझ में आ गया। दूसरा केस देखिए, ये है दोस्तों स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस संजीवा का। इस केस को देख लीजिएगा, आप साइटेशन पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ी सी हाथ पैर आप भी हिला लीजिए। स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस संजीवा के केस में इसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट मेड अ रूल अंडर द मैसूर फॉरेस्ट एक्ट 1900। गवर्नमेंट मेड अ रूल अंडर मैसूर फॉरेस्ट एक्ट 1900 बैनिंग मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? एक रूल बना दिया, एक उसूल बना दिया मैसूर फॉरेस्ट एक्ट 1900 के अंदर कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी है उसको आप सनसेट और सनराइज के बीच में ही मूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये क्या बात है, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वॉइड है क्योंकि ये रेगुलेटरी नहीं है, रिस्ट्रिक्टिव है आर्टिकल 301 के अंदर।
ये आर्टिकल 301 के अंदर जो राइट्स है उनको इन्फ्रिंज करता है। अब ये भी केस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इन ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस केस को नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स इंपोज किया ऑन मोटर व्हीकल्स यूज्ड एंड केप्ट विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, इसको चैलेंज किया गया। By the petitioner, the court held the tax valid as they were only regulatory measures imposing compensatory tax for facilitating trade, commerce and intercourse. इसके फैक्ट्स को आप डिटेल में भी देख लीजिए, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वाले केस को। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंटर्स भी ले डाउन करे गए थे दोस्तों, ये देख लीजिए। सबसे पहले आर्टिकल 301 अशोर्स फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट एज वेल एज इंट्रा स्टेट ट्रेड कॉमर्स, मैंने ये पॉइंट बता दिया आपको। ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स ऑल्सो हैज द वाइडेस्ट कॉनोटेशन and take in movement of goods and persons as well. मतलब हम वाइडेस्ट वे में इसको इंटरप्रेट करेंगे और इसमें जो लोग होते हैं उनका भी ट्रेड कॉमर्स इंक्लूडेड होगा। द फ्रीडम इज नॉट ओनली फ्रॉम लॉज इनएक्टेड इन द एक्सरसाइज, द फ्रीडम इज नॉट ओनली फ्रॉम लॉज इनएक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by the legislative entries relating to trade commerce। ये जो फ्रीडम दिया गया है ये सिर्फ उन कानूनों के अगेंस्ट नहीं दिया गया है, इनएक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द लेजिस्लेटिव एंट्रीज और प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, बट ऑल्सो ऑल लॉज इंक्लूडिंग टैक्स लॉज। टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनके अगेंस्ट भी ये राइट आपके पास अवेलेबल है। सिर्फ उन लॉज के अगेंस्ट ये राइट अवेलेबल नहीं है जिसमें टैक्सेशन की बात करी गई है और जिसके अंदर क्या किया गया, ट्रेड कॉमर्स की बात करी गई है। जनरल वे में भी टैक्सेशन जहां पे इंपोज किया जाता है उसके अगेंस्ट भी ये राइट आपके पास अवेलेबल है। अब ये पॉइंट ले डाउन करने की क्या बात थी, क्योंकि कई बार ये सारी चीजें चैलेंज होती होंगी कि ये तो जनरल लॉ है, जनरल लॉ भी हमारे फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये कैसा टैक्स आप इंपोज कर रहे हो। मान के चलिए अगर हम इंट्रा स्टेट ट्रेड कर रहे हैं तुरंत हमारे पे 20 रुपए टैक्स लगना चाहिए, हमारे पे 1200 रुपए टैक्स लग रहा है। तो ये जनरल टैक्सेशन के रूल्स है, माइट भी आपने अपने स्टेट के अंदर जो लोग हैं जो ट्रेड कॉमर्स चल रहा है वहां पे आपने अलाउ किया हुआ है, बाहर से कोई आएगा तो आपने टैक्स बढ़ा दिया, तो ये चैलेंज किया जा सकता है। देखिए आगे, ओनली दोज लॉज हुज डायरेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट टू इनहिबिट और रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ट्रेड, ये आर्टिकल 301 के अंदर आएगा। लॉज विच आर मियरली रेगुलेटरी, जो रेगुलेट कर रहे हैं या कॉम्पनसेटरी टैक्सेस के हैं, hence intended to facilitate, वो आउटसाइड दिस स्कोप है। ये दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। चलिए एक और केस बताऊंगी दोस्तों आप लोगों को, ये देखिएगा, ये है दोस्तों BR एंटरप्राइजेस का केस, BR एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसको देखिए, पिटिशनर्स had challenged the validity of Lotteries Regulation Act 1998, ये पार्लियामेंट ने पास किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक ऑर्डर पास किया था जिसने लॉटरीज को बैन कर दिया था अदर स्टेट्स में। इस एक्ट के सेक्शन 5 में ये राइट था इनके पास, उसको यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉटरी जो है ना, लॉटरी कहते ना माला माल वीकली, आई जस्ट कैन नॉट फॉरगेट दैट मूवी। तो लॉटरीज जो है, लॉटरीज में एक एलिमेंट होता है चांस का कि माइट भी मेरी लॉटरी लग जाए। अच्छा, एक और अभी सीरीज नहीं मूवी है, उसमें मुझे याद आई लकी भास्कर करके, उसमें भी आपने देखने को मिला होगा और आपने देखी होगी कि किस तरह से उसने लॉटरी का यूज़ किया। वो कर तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था और उससे उसको फ़ायदा हो रहा था, बैंक से पैसा लेता था, अपने बैंक में जहाँ पे वो काम करता था उसको लगा देता था और घर पे उसने बताया कि मेरी लॉटरी लग गई। उस टाइम पे लॉटरी का बहुत जलवा था। आप बात करिए अगर 25 साल 30 साल 40 साल पहले की, तो लॉटरी मतलब वाकई कुछ हुआ करता था। तो लॉटरीज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चांस है, एलिमेंट ऑफ चांस है, माइट भी लग जाए माइट भी ना हो जाए मेरी किस्मत क्लिक कर जाए। Therefore, trade commerce as contemplated by Article 301 of the Constitution, this element of chance makes the lottery a gambling। कहा लॉटरी क्या है, एक गैम्बलिंग है, तो एलिमेंट ऑफ चांस क्योंकि प्रेजेंट है एंड कैन नॉट देयरफॉर बी ट्रेड कॉमर्स, इसको हम ट्रेड कॉमर्स नहीं मान सकते आर्टिकल 301 के अंदर, ये गैम्बलिंग है। ठीक है, BR एंटरप्राइज इंपॉर्टेंट केस है, अच्छा केस है। इसके बाद दोस्तों हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, एक बार आपने समझ लिए प्रीलिम्स मेन सब कुछ आपका कवर्ड है। एक दो बार आंसर्स लिख लो, गलत लिखो काटो,
फिर लिखो, काटो, फिर लिखो, यही प्रोसेस आपका होना चाहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आर्टिकल 301 अच्छे से पढ़ लिया, केस लॉज देख लिया। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 301 के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हम इम्पोज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 302 से 305 है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड कॉमर्स, आर्टिकल 302 क्या कहता है? देखिए, कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ impose such restrictions on the freedom of trade, commerce intercourse between one state and another state or within any part of the territory of India as may be required in public interest. पहली बात, public interest में हम restrictions impose कर सकते हैं. The question whether a restriction imposed by the parliament is in public interest or not, ये justifiable issue है which will be decided by the courts. Parliament is given the sole power to decide what restrictions can be imposed as public interest under Article 302. Who is the deciding authority? Parliament. Whether such restriction is okay or not, who will decide? Courts. It has been held that the restrictions imposed on the movement of grain, आपका जो ग्रेन्स होते हैं, चावल, गेहूं, अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स आर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अगर आप मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में माना जाएगा। एक केस में हेल्ड किया गया था। आगे आइए। द पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 302 ये लिमिटेड है, इसके ऊपर भी एक लिमिट लगी है बाय आर्टिकल 303 क्लॉज 1। दोस्तों, आर्टिकल 302 में हमने क्या पढ़ा? दो चीजें पढ़ी। पहली बात हमने ये देखा कि पार्लियामेंट चाहे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। दूसरी चीज हमने ये देखी कि पार्लियामेंट ये रिस्ट्रिक्शंस कब इंपोज करेगा, किस ग्राउंड पे इंपोज करेगा? पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे इंपोज करेगा। तो आर्टिकल 303 क्लॉज 1 कहता है कि पार्लियामेंट shall not have to make any law giving any preference to any one state over another by virtue of any entry relating to trade commerce in any of the list in 7 schedule। बड़ी धमाकेदार बात कर दी। कहा पार्लियामेंट के पास पावर तो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा होगा कि पार्लियामेंट के पास पावर हमने दे दी है और वो अपनी लिस्टों का यूज करके, कोई भी तीनों लिस्ट का यूज करके कोई ऐसा कानून बना दे जो कहे कि स्टेट ऑफ एमपी जितना चाहे ट्रेड कर सकता है, बट स्टेट ऑफ यूपी में इस चीज का ट्रेड नहीं होगा। पार्लियामेंट ये नहीं कर सकता कि वो एक स्टेट को प्रेफरेंस दे किसी दूसरे स्टेट के ऊपर, इस कारणवश क्योंकि उसके पास लॉ बनाने की पावर है। अब इसी के हर पटक में क्लॉज 2 आ जाता है। क्लॉज 2 आर्टिकल 303 का दोस्तों क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 303 का क्लॉज 2 कहता है, बट अंडर क्लॉज 2 ऑफ दिस आर्टिकल द पार्लियामेंट में खाने पीने को नहीं है। एक स्टेट है जिसमें आटे की कमी है, गेहूं की कमी है, चावलों की कमी है, स्कैरसिटी है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, स्कैरसिटी है गुड्स की। उनके यहाँ लकड़ी ही नहीं है, फर्नीचर के लिए लकड़ी ही नहीं है, वहां लोगों के पास लकड़ी नहीं है। देयर इज नो वुड इन दैट स्टेट। क्लॉज 2 सेज दैट पार्लियामेंट में हाउएवर डिस्क्रिमिनेट अमंग स्टेट्स, कह सकता है कि स्टेट ऑफ यूपी में अगर इस चीज की कमी है, लॉ बना के पार्लियामेंट कह सकता है कि स्टेट ऑफ यूपी में क्योंकि इस चीज की कमी है और ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है कि उस पर्टिकुलर गुड की स्कैरसिटी हो गई है हमारी कंट्री में या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है स्कैरसिटी ऑफ गुड्स के ग्राउंड पे भारत के किसी पार्ट में, ये कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। स्कैरसिटी ऑफ गुड्स है या नहीं है, ये पार्लियामेंट डिसाइड। आपके यहाँ पानी की कमी है, आपके यहाँ गेहूं की कमी है, आपके यहाँ मैदे की कमी है, राशन की कमी है,
जिस भी चीज की कमी है, जिस भी गुड्स की आपके यहाँ टीवी अप्लायंसेस की कमी है, आपके यहाँ फॉर एग्जांपल ग्लासवेयर की कमी है, आपके यहाँ मिट्टी के बर्तन चलते हैं, कोई भी गुड्स, कोई भी कमोडिटीज इसके अंदर आ सकती। तेल, तेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 303 में हमने क्या सीखा? अगेन दो चीजें सीखी। सबसे पहली चीज हमने ये सीखी कि पार्लियामेंट जो है उसको लॉ बनाने की पावर दे दी है हमने, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की पावर दे दी है, लेकिन पार्लियामेंट ये नहीं कर सकता है कि हम एक को प्रेफरेंस दे दें क्योंकि मेरे पास यूनियन लिस्ट के अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, कई मामलों में स्टेट लिस्ट के अंदर पावर है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात कर दी इन्होंने। नेशनल इंटरेस्ट की बात तो हमने आर्टिकल 249 में भी देखी है। तो पार्लियामेंट चाहे कुछ भी करे, नहीं, मना कर दिया, कहा पार्लियामेंट ये नहीं कर सकता है कि वो किसी को प्रेफरेंस दे। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि किसी स्टेट में किल्लत है, किसी चीज की कमी है, उनको रिक्वायरमेंट, उनको जरूरत है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप चाहें तो एक के ऊपर दूसरे स्टेट को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं या प्रेफरेंस दे सकते हैं। फेयर इनफ? आगे आइए। अब इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 304 बात करते हैं स्टेट की पावर ट्रेड कॉमर्स को रेगुलेट करने की। हमने पार्लियामेंट की पावर देख ली। आर्टिकल 304A empowers the state to impose any tax on goods imported from other state if similar goods in the state are subject to similar tax so as to not discriminate between goods so imported and the goods manufactured or produced in the state. For example, if I take the example of khadi, खादी मटेरियल या खादी के कुर्ते बनते हैं, जेंट्स के भी और लड़कियों के भी बहुत खूबसूरत कुर्ते होते हैं खादी के। गर्मियों में बहुत आराम मिलती है खादी के कुर्तों से। इनफैक्ट अगर आप जो भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, आप जानते हैं पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, पाकिस्तानी जो क्लोथिंग होती है वो कई बार लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो पाकिस्तानी क्लोथिंग में भी जो आप डेली यूज़ में कैजुअल वेयर में देखेंगे ना, जो आप जीन्स पे भी डाल सकते हैं, तो वो भी खादी में बहुत सारे ऐसे कुर्तीज़ बनाते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्टेट में खादी मटेरियल के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बन रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जेड स्टेट से हम इंपोर्ट करेंगे, खादी प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जा रहे हैं। अब खादी मटेरियल जो भी बन रहे हैं और जब हम कंज्यूमर्स से पैसे चार्ज कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी उस पर 10% टैक्स लगा रहे हैं, पहले से लगा रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स पे भी लगा रहे हैं जो हमारे स्टेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स स्टेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन पे भी लगा रहे हैं। तो जो जेड स्टेट से हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे, जो भी खादी मटेरियल हम इंपोर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल खादी का रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी 10% हम टैक्स लगाएंगे। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल जो इंपोर्ट किया है उसके ऊपर हमने टैक्स नहीं लगाया, तो भाई कोई क्यों खरीदेगा? ये जिसके ऊपर टैक्स लग रहा होगा उसको क्यों खरीदेगा? कोई कहेगा जिस पे टैक्स नहीं लग रहा है उसको खरीदो, अपने घर में सिल लो, अब अपने टेलर को दे के सिलवा लेंगे, क्या जरूरत है? ऐसे आप खरीदोगे, मटीरियल खरीदोगे, बहुत सस्ता मिलेगा। बना बनाया खरीदोगे, टैक्स लग रहा है, इसीलिए मटीरियल पे भी हम लगाएंगे ताकि लोग बराबरी से खरीदना चाहें तो खरीदें, वरना ना खरीदें। ठीक, यही चीज कह रहा है 304। कह रहा है स्टेट की पावर है, अगर हम स्टेट ऑफ पंजाब से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और वही चावल फॉर एग्जांपल हम पंजाब से इंपोर्ट कर रहे हैं और वो चावल हमारे स्टेट में भी उगाया जा रहा है, सिमिलर टाइप का चावल, और चावल पे हम 1% टैक्स लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी टैक्स लग रहा है एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, हमें फार्मर्स को देना है, तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी हम वो एक्स्ट्रा 1% टैक्स लगाएंगे क्योंकि वो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जो इंपोर्ट कर रहा है वही वाला खरीद ले, इंपोर्टेड है चावल। नहीं, ये नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमें दोनों पे टैक्स लगाना जरूरी है। लॉ इम्पोज सेल टैक्स ऑन इंपोर्टेड टोबैको बट लोकली प्रोड्यूस्ड टोबैको वाज नॉट सब्जेक्टेड टू सच सेल टैक्स। अब ये भी दिक्कत है, कई बार ये होता है कि जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट होता है उस पर टैक्स लगता है, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट होता है उस पर टैक्स लगा दिया आपने, तो भाई क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? जो इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए दिक्कत है, जो लोकली प्रोड्यूस्ड टोबैको है आप खरीदो आराम से तंबाकू, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि ये टैक्स जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उस पर लगा रहे हो, जो प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर नहीं लगा रहे हो, तो वाइस वर्सा पे भी सेम चीज अप्लाई करेगी, ध्यान रखिएगा। ये हमने बता दिया आपको 304A। अब आगे आइए, आपको जरूरत हो ना तो PDF जरूर ले लिया करिए आप लोग, ठीक है। आगे आइए, अब इसका क्लॉज 2 देखिए क्या कहता है। क्लॉज 2 कहता है
authorizes the state to impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce and intercourse as may be required in the public interest. सिमिलर टाइप की जो पार्लियामेंट को दी है, स्टेट के पास भी सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की पावर है 304 क्लॉज 2 में। अब इस पे कंडीशन है दोस्तों, ये कंडीशन कहती है नो बिल और अमेंडमेंट फॉर दिस पर्पस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप पब्लिक इंटरेस्ट पे लगा रहे हो उसके बिल के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो बताया जा रहा है। तो नो बिल और अमेंडमेंट फॉर दिस पर्पस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का सैंक्शन होना जरूरी है, पहली चीज दोस्तों इसको मार्क कर लीजिएगा। अ लॉ पास्ड बाय अ स्टेट टू रेगुलेट इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स must satisfy the following time conditions. Previous sanction, law must be in public interest, restrictions imposed by such a law must be reasonable. Parliament has been vested with wide powers to regulate trade, commerce. State power is subordinate to the parliament's regulatory measures. जो भी पार्लियामेंट के रेगुलेटरी मेजर्स हैं उसके मद्देनजर रखते हुए ही स्टेट की जो पावर्स हैं वो रहेंगी। ठीक है, आगे आ जाइए। A state cannot enact regulatory laws without the sanction of the president. अतियाबारी के केस में the state's tax on the movement of goods was held invalid also on the ground that it was passed without the previous sanction of the president. ये भी दिक्कत थी अतियाबारी के केस में, उसको इनवैलिड करार देने का एक और रीजन ये था कि बिना प्रेसिडेंशियल सैंक्शन के आपने ये किया था, which was not valid. आगे आ जाइए। अब दोस्तों सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, आर्टिकल 305 कहता है कि जितने भी करंटली कानून हैं, जितने भी लॉज अभी करंटली इन फोर्स हैं जिसमें स्टेट की मोनोपोली है किसी प्रोडक्ट पे कि स्टेट ही इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, इन सो फार एज द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर अदरवाइज डायरेक्ट। अगर प्रेसिडेंट कहता है कि नहीं इसमें कोई और लोग भी, प्राइवेट लोग भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं तो बात अलग है, वरना स्टेट की मोनोपोली प्रोटेक्टेड है। Article 19 was amended by the Constitution, First Amendment Act, in order to take out such state monopolies out of the purview of Article 19(1)(g). Yes, we remember that. A law introducing such state monopoly have to be justified before the courts कि वो public interest में होने चाहिए। State monopoly आप तभी करो जब public interest में सिर्फ state के पास ही power होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे देश के अंदर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ state ही produce कर सकता है ना। अंडर आर्टिकल 301 एज अमाउंटिंग टू रीजनेबल अंडर आर्टिकल 306 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी हम देखेंगे। बट कॉन्स्टिट्यूशन 4th अमेंडमेंट एक्ट नाउ मेक्स एग्जिस्टिंग लॉज एंड फ्यूचर लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज। फर्स्ट अमेंडमेंट से हमने क्या कहा, हमने कहा स्टेट मोनोपोली नहीं हो सकती है, यानी कि स्टेट मोनोपोली किसी चीज पे होना सही नहीं है। लेकिन फिर हमने क्या किया, 4th अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया, चेंज किया और हमने कहा कि अगर स्टेट मोनोपोलीज भी हो रही हैं तो वो ठीक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक केस बताया था जहां पे ये चीज हुई थी, आपको याद होगा। आगे आ जाइए। तो आर्टिकल 307 दोस्तों देख लीजिए। 307 आर्टिकल 307 empowers the parliament to appoint such authority as considers appropriate for carrying out purposes of article 301, 302, 303, 4. It can confer on such authorities powers and duties. ये भी कर सकता है, कौन करेगा? 307 में एक चीज याद रखना, प्रेसिडेंट नहीं पार्लियामेंट करता है, ठीक है, पार्लियामेंट अपॉइंट करता है अथॉरिटीज को। तो आर्टिकल्स दोस्तों एक बार हम लोग देख लेते हैं। 301 में डिक्लेरेटरी सेक्शन है दोस्तों ये, जहाँ पे हमने देखा फ्री होगा, फिर पार्लियामेंट की पावर है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस पे, पब्लिक इंटरेस्ट पे इम्पोज करेगा, बहुत बढ़िया। फिर आइए आगे 303(1)(2). एक कहता है जो भी आर्टिकल 302 में दिया गया है हमें उससे मतलब नहीं है, ना ही पार्लियामेंट ना ही स्टेट लेजिस्लेचर, किसी को भी हम पावर नहीं दे रहे हैं ऐसे लॉ बनाने की या ऐसे कानून बना के आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को प्रेफरेंस दे रहे हो ओवर अनदर स्टेट, या कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो बाय द वर्च्यू जो कि आपको 7 शेड्यूल में पावर मिली है। सॉरी गाइस, क्लॉज 2 कह रहा है जो क्लॉज 1 में दिया गया है इससे हमें तब मतलब नहीं होगा कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है जब स्कैरसिटी ऑफ गुड्स और उस मामले में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, किसी एक स्टेट को किसी दूसरे स्टेट से प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। आगे आ जाइए। फिर उसके बाद 304 हम लोगों ने देखा, अगेन ए में दिया गया है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 301, 303 स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, वो लॉ बना सकता है, impose on goods imported from other states or the union territories any tax
जो कि सिमिलर है, ऑलरेडी हमारे स्टेट में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं प्रोडक्ट्स, तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे हम टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद impose such reasonable restrictions on the freedom of trade commerce intercourse with or within that state जो भी required है public interest में। अब यहाँ पे previous sanction हमें चाहिए होता है प्रेसिडेंट का। आगे आ जाइए 305 दोस्तों, 305 सेविंग कोई भी कानून जो है ले डाउन है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, तो आर्टिकल 301, 303 कोई भी ऐसी पावर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगा जो एग्जिस्टिंग लॉ में है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर के द्वारा कुछ और डिक्लेयर करता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 301 के अंदर जो दिया गया है वो अफेक्ट नहीं करेगा कोई भी लॉ जो कि संविधान के कमेंसमेंट से पहले बनाया गया। इन सो फार इट रिलेट्स टू प्रिवेंट पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रिलेटिंग टू सच मैटर्स, जो कि सब क्लॉजेस 2 में दिया गया है ऑफ 1906, दैट इज आपके पास ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स करने का राइट दिया गया है, बिजनेस करने का राइट दिया गया है। अगेन वी आर हियर रेफरिंग टू द स्टेट मोनोपोलीज, सरकारी मोनोपोली अगर हो रही है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी पे, ठीक। के बाद 306 जो है वो हटा दिया गया है, पावर ऑफ सर्टेन स्टेट्स इन पार्ट बी, ये अब 7th अमेंडमेंट एक्ट से हमने हटा दिया है। और 7 में हमने देखा है पार्लियामेंट जो है अपॉइंट कर सकता है ऐसी अथॉरिटीज को जो अप्रोप्रिएट है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही प्यारा सेशन, बहुत ही प्यारा टॉपिक, इसको हमने यहाँ पे अभी ओवर कर लिया। आपके लिए क्वेश्चन है, बिहार सिविल जज एग्जाम 2020 में पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट्स और विद इन अ स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट, पार्लियामेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। देयर आर 2 important questions. To what extent should be freedom of trade commerce intercourse be protected by the constitution? क्या benefits, challenges हैं? Explore everything, use current examples, use anything which you have read in the newspaper. Explain in detail freedom of trade commerce and intercourse under the constitution, restrictions आपको डालने हैं, केस लॉज मेंशन कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की सेवा समाप्त, मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड, टेक केयर एंड अलविदा।